हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। इंडियन ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज का आज ही हमारा 7वां लेक्चर है, जिसमें हम वन क्षेत्रफल पे बात करेंगे, वन क्षेत्र से संबंधित सवालों पे बात करेंगे, क्या क्या सवाल आयोग ने अभी तक पूछे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे संस्थान काइजन क्लासेस के द्वारा ग्रुप सी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे बाकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8954760682। आप इस पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन समूह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। अलग अलग वन समूह भारत में पाए जाते हैं। पूछा ये गया है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सा वन समूह पाया जाता है, कौन सा फॉरेस्ट ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए अलग अलग तरीके के ऑप्शन इसने बनाए गए हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती और चौथा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल में उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन देखने को मिलता है, यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कवरेज जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। व्याख्या को देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। यह वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस सवाल की एक्सप्लेनेशन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, आपसे इस बारी ये पूछा है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सा पाया जाता है, अगली बारी पूछेगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन निम्नलिखित में से कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए जिन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पे इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। ये एक अच्छी खासी वर्षा मानी जाती है, इसलिए इसमें हमने बताया है नम यानी मॉइस्ट। इसके प्रमुख क्षेत्र सह्याद्री के पूर्वी ढलान, हमने बताया था कि जो पश्चिमी घाट है भारत का उसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? सह्याद्री के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठारी भागों को, शिवालिक श्रेणी के सहारे भाबर और तराई प्रदेश जो हैं ये विशेष रूप से मानसूनी वन है। कैसे वन है? एक प्रकार के मानसूनी वन है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ के नाम दिए गए हैं, नाम भी आपसे पूछ सकता है। सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, बांस, खैर चंदन और त्रिफला, ये सब वो हैं जो किसमें आते हैं? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं। अब देखिए लास्ट ईयर ये सवाल पूछा गया था, इस तरीके के सवाल वेजिटेशन पे सवाल आयोग बना रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में। इस बारी उसने शुष्क पर्णपाती के बारे में पूछा है, यानी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहा है। उनकी क्या विशेषता है? कहता है यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। दूसरा दिया गया है हिमालय की तलहटी, ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। किन के बारे में बात कर रहा है? शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में बात कर रहा है। शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो हिमालय की तलहटी में, यानी हिमालय में नीचे में तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। इनका विस्तार ऐसा कोई नहीं है कि फिक्स है, तो दूसरा ऑप्शन ठीक है इसका। हिमालय की तलहटी में एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब होता है वैसे वन जो जिनके पेड़ जो हैं साल के किसी एक समय में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, उसी को डेसिडुअस या फिर पर्णपाती वन कहा जाता है। पर्णपाती यानी पत्ती गिरा देने वाला। तो ऐसे में कई बार कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी पत्तियां तो गिरती हैं पर उनका एरिया जो है वो शुष्क क्षेत्र में आता है। कुछ ऐसे हैं जिनकी पत्तियां तो गिरती हैं पर उनका एरिया जो है वो नम क्षेत्र में आता है, यानी वहां आर्द्रता ज्यादा है। तो यहाँ पे शुष्क वाले की बात की गई है। अब देखिए ये जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ है कि यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर। अभी हमने देखा था कि जो नम्न वाले हैं, जो नम पर्णपाती वन है, वहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर है। शुष्क वाले में एकदम से 25 से 75, थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए अगर आपको सवाल नहीं बन रहा है कि शुष्क वाला इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि 25 से 75, 100 भी नहीं आ रहा है। और दूसरा आप देखेंगे तो 25 से 75 के बीच में, 25 से लेकर के 75 के बीच में अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो वो 50 सेंटीमीटर वर्षा का है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। या तो वो कहे 50 से 75 सेंटीमीटर यानी 25-30 तक का चल जाता है, पर इससे ज्यादा का डिफरेंस अगर आपको देखने को मिल रहा है दैट मीन्स कि वो ऑप्शन गलत है। यहां भी ऑप्शन ए में 50 का डिफरेंस है, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं है। अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल 2 इसका सही उत्तर है। हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं।
व्याख्या कहा गया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर, देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर तो हमने देख लिया कि वहां पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। और अगर वो हमसे कह रहा है कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, तो हम कहेंगे उस जगह पर जहां 70 से 100 सेंटीमीटर, अब देखिए 70 से 100, 100 से 200, इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये वन हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। समस्या क्या है, अत्यधिक चराई यहाँ पर मुख्य समस्या है। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पे वन कैसे हो जाते हैं, कटीले वन हो जाते हैं, झाड़ियां पाई जाती हैं वहां पे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल फैक्चुअल है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है? हम सभी को पता है ये देहरादून में है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। कहता है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में वनाच्छादन का प्रतिशत कितना था? देखिए ये सवाल चूंकि पुराना है इसलिए इसमें पुरानी डेटा को पूछा गया है। अब अगर वो आपसे पूछता है कि 2023 के रिपोर्ट के अनुसार वनाच्छादन कितना है, यहाँ पे पूछा गया है फॉरेस्ट कवर। तो देखो दो तरीके की चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हम आप सभी व्यूअर्स को ये बता दें कि हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी यूट्यूब चैनल पर जो हमारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आई थी, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को हमने इसी चैनल पर भारत के संदर्भ में भी और उत्तराखंड के संदर्भ में भी दोनों के लिए अलग अलग से कवर कराया है। और अपने टेलीग्राम चैनल पर हमने उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया है। आप वहां से जाकर के केवल एक डेटा नहीं बल्कि उससे संबंधित सारा का सारा महत्वपूर्ण डेटा आप वहां से देख सकते हैं, हमारे साथ साथ समझ सकते हैं और उसको डाउनलोड करके पीडीएफ उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। अब जैसे कि इसमें पूछा है फॉरेस्ट कवर, अगर हम इस बारी की यानी 2023 की रिपोर्ट की बात करें तो 2023 की रिपोर्ट में अगर वो आपसे पूछ रहा है केवल फॉरेस्ट के बारे में कि फॉरेस्ट कितना परसेंट है, तो वनावरण या फॉरेस्ट कवर, तब आप उसे कहेंगे 21.76%। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि ट्री कवर कितना है, केवल ट्री कवर के यानी वृक्ष आवरण के बारे में पूछ रहा है, तब आप बता देंगे 3.14%। ये 3.41%, ये किस बारी का है? ये है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का डेटा हम बता रहे हैं। बट अगर वो आपसे दोनों का पूछता है तो आप दोनों को जोड़ देंगे, यानी वो कहता है आपको वनावरण और कुल वृक्षावरण, यानी वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो तब आप बताएंगे कि वो है 25.17%। 25.17%, ये 2023 की रिपोर्ट कहती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य का नाम बताइए। ये भी उसी फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित है। देखिए ये 2015 में पूछा गया है तो उससे पहले वाली रिपोर्ट के बारे में। हाँ, हम यहाँ पे बात करेंगे 2023 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, क्योंकि ऑलरेडी इसको 2 साल हो चुके हैं तो सवाल अब यहीं से बनने की संभावना ज़्यादा है। पूछा गया है कि वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे पाया जाता है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वनों में जो है वो मध्य प्रदेश का है, एमपी पहले नंबर पर। और अगर हम एमपी की बात करें तो उसका क्षेत्रफल है 77073 स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है, स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का। किसका नाम आता है? अरुणाचल प्रदेश का। अगर हम अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो उसका क्षेत्रफल है 65882 और ये भी किसके है? ये भी है स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, हम टॉप 3 के बारे में देख रहे हैं, तीसरे नंबर पर नाम आता है छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ में जितना वनावरण है वो है 55812 स्क्वायर किलोमीटर। ये हो जाते हैं 2023 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके अनुसार 3 जो शीर्ष राज्य हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इससे संबंधी जैसे ही सवाल पूछा गया था, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तब भी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के एरिया में नंबर में मध्य प्रदेश का नाम आता था, तो इसका भी ऑप्शन जो है मध्य प्रदेश है। ये पिछले वाली रिपोर्ट की बात है, हमने लेटेस्ट रिपोर्ट में इस सवाल को सॉल्व कर दिया, क्योंकि अब अगर ये सवाल बनता है तो आपसे 2023 की रिपोर्ट पूछी जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल कहता है बांज, जिसको ओक कहते हैं, और चेस्टनट निम्नलिखित में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख विशेषताएं हैं? यानी बताना है कि कहां पर ये जो है वेजिटेशन जो है, ये वेजिटेशन जोन देखने को मिलता है, जहां जहां पे ये वाले वृक्ष पाए जाते हैं, बांज का यानी ओक का और चेस्टनट का। ऑप्शन दिए गए हैं उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन,
दूसरा ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय सवाना वन, तीसरा दिया है हिमालय आर्द्र पर्वतीय वन, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पश्चिमी एवं मध्य उप हिमालय वन। अगर हम इन दो वनस्पतियों को यानी इन दो वृक्षों की बात करें तो ये हमें देखने को मिलते हैं हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वन, यानी पर्वतीय वन तो है ही है पर वहां पर जहां पर आर्द्रता ज्यादा रहती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में यहाँ पे दिया गया है कि जो ओक है और चेस्टनट है हिमालय आर्द्र पर्वतीय वन है। पर्वतीय वनों में प्राकृतिक वनस्पति ऊंचाई में वृद्धि के साथ बदलती रहती है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर में कमी आती जाती है, और टेम्परेचर में जैसे जैसे कमी आती है ऐसे ही वर्षा की मात्रा में भी कमी आती है और वनस्पति की सघनता में भी साथ साथ कमी आती चली जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिसकी ऊंचाई जो है वो 1500 से लेकर के 2500 मीटर के बीच होती है, यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे से पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इतने से इतने मीटर की ऊंचाई पर मिलता है और वहां पर चौड़ी पत्ती वाले ब्रॉड लीफ वाले वन वहां पे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल जो है वो कथन और कारण से संबंधित है। कथन दिया गया है कि हिमालय में विभिन्न वन पेटियां एक विशेष ऊंचाई के अंतर्गत होती हैं। एकदम सही बात है, हमने बताया भी है कि ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ साथ वनों की सघनता में कमी आती है, वनों के प्रकार में कमी आती है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर लगातार बदलता रहता है। तो हिमालय में विभिन्न वन पेटियां एक विशेष ऊंचाई के अंतर्गत होती हैं, अपने आप में कथन ठीक है। दूसरा कहता है कि जो जलवायु विभिन्नताओं के कारण हिमालय में विभिन्न प्रकार की पेटियां बनती है। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर सबसे मेन फैक्टर है किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करने में। तो जब जब टेम्परेचर बदलता जाएगा तो हम जानेंगे कि वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी बदलती जाएंगी। तो जलवायु विभिन्नताओं के कारण हिमालय में विभिन्न प्रकार की वन पेटियां पाई जाएंगी, ये अपने आप में भी ठीक है और इस कथन की सही व्याख्या भी करता है, इसका सही कारण भी है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर इस बात को हम थोड़ा सा मैप पे समझ लेते हैं कि कैसे कैसे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में यहाँ पे वनस्पति में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये ऊंचाई दिखाई गई है। इस तरफ जो लिखा हुआ है 0 मीटर, 1000 मीटर, 2000, 3000, ये ऊंचाई है कि इतने मीटर पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर इस तरफ जो दिखाया गया है वो सीधे तौर पर दिखाया गया है कि यहाँ पर किस तरीके से वनस्पति बदलती जाती है। तो इसमें कहा है कि जो 1000 मीटर की ऊंचाई तक है, 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर आपको सब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी एक तरीके से उप विषुवत रेखीय वर्षावन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सघन वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। ये अगर हम 1000 से 2000 मीटर के बीच में देखें तो वहां पर हमें एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, ये सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय वन वहां पे देखने को मिलेंगे। सदाबहार उपोष्ण कटिबंधीय यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इनकी और इनकी सघनता में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्षा की मात्रा में अंतर देखने को मिलता है। अगर हम 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई की बात करें तो इसके बीच में हमें डेसिडुअस ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है, यानी पर्णपाती चौड़ी पत्ती वाले फॉरेस्ट या वन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी एक तरीके का कोणधारी वन देखने को मिलेगा। इसके बाद में 4000 से 5000 मीटर की बात करें तो यहाँ पे हमें सब एल्पाइन मेडोज देखने को मिलेगा। इसमें मेडोज का मतलब होता है घास के मैदान, तो यहाँ पे हमें घास के मैदान देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे वृक्ष लगातार कम होते जा रहे हैं, घास के मैदान देखने को मिलेगा। इन्हीं घास के मैदानों को हम जानते हैं कि उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रकार के बुग्याल हैं, यहाँ से लोअर पीसीएस में भी सवाल पूछा गया था। अगर हम कायदे से देखें तो 5000 मीटर तक ही हमें सही तरीके से वनस्पति या घास के मैदान देखने को मिलते हैं। 5000 से ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एल्पाइन घास के मैदान देखने को मिलेंगे। एल्पाइन घास के मैदानों में कुछ नहीं है, वहाँ पे लाइकेन या जिसको हम टुंड्रा वनस्पति कहते हैं अधिकांशतः वही देखने को मिलेगी। और इसके ऊपर आपको कंप्लीटली स्नो कवर्ड या जो ग्लेशियर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इससे ऊपर जितना भी है, जैसे माउंट एवरेस्ट है 8848, तो वहां तक आपको केवल और केवल बर्फ देखने को मिलेगी, वहां कोई वनस्पति नहीं है। अब अगर हम और मोटे तौर पर इसको, ये तो हमने बता ही दिया आपको कि ऐसे 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 ऊंचाई के साथ में वनस्पति चेंज होती रहती है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे नीचे आपको सदाबहार वन मिलेंगे। सघन वन होते हैं और कौन से वन होते हैं, सदाबहार वन मिलेंगे यहाँ पे सबसे नीचे आपको। इससे ऊपर जैसा आप पढ़ेंगे तो सदाबहार वनों के साथ में आपको थोड़े थोड़े से पर्णपाती वन मिलने शुरू हो जाएंगे। वनस्पति का प्रकार चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सघन वनस्पति है,
यहाँ पे वनस्पति की मोटाई, जो कठोरता है, जो वृक्ष हैं उनकी कठोरता भी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद में आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। पर्णपाती वन से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, अच्छा सघनता भी लगातार आप देख रहे हैं, सघनता भी लगातार कम हो रही है। यहाँ पे आपने देखा तो ये जो ब्राउन कलर का शेड दिखाया गया है, यहाँ पे उनका तना भी काफी मोटा है और सघनता भी है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आप चले तो चौड़ी पत्ती वाले वन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कैनोपी बनना स्टार्ट हो जाएगा, वनों की कैनोपी बनना स्टार्ट हो जाएगा एक इस तरीके से कैनोपी, ताकि अगर यहाँ पे किसी तरीके का स्नोफॉल होता है तो वो आराम से गिर जाए। ये नेचुरल फिनोमेना है, यहाँ पे इसी तरीके से देखने को मिलेगा। सघनता लगातार कम होती जाएगी। इसके ऊपर आप चलेंगे तो यहाँ पे ये जो सब एल्पाइन वाला रीजन है 4000 से 5000 मीटर के बीच में, तो यहाँ पे आपको वन भी मिलेगा, साथ साथ घास के मैदान भी मिलेंगे। तो यहाँ पर वृक्ष, हम कह सकते हैं उनको वृक्ष प्लस घास के मैदान है। इससे नीचे तक हमें घास मिल रही थी पर बहुत ज्यादा नहीं, इससे नीचे जो भी हैं वो वृक्ष हैं। यहाँ सघनता ज़्यादा, वहाँ थोड़ी कम, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ पे उसकी कैनोपी बन गई और यहाँ पे अब वृक्ष के साथ साथ में घास भी मिलने लगेगी। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऊंचाई तक हमें केवल घास के मैदान देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर हमें टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है, जिसमें जैसे लाइकेन वगैरह हैं वो सब यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके ऊपर आप कंप्लीटली देखेंगे तो ये स्नो कवर्ड रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ पे किसी तरीके की कोई वनस्पति हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये हो जाता है हमारा हाई एल्टीट्यूड जोन ऑफ हिमालय, जैसा कि हमने इस चित्र में यहाँ पे समझा। नेक्स्ट सवाल है, सवाल में कहा गया है निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पर पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि सुंदरवन हमारा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, उस डेल्टाई क्षेत्र में, यहाँ पे बंगाल के साइड में, यहाँ पे हमें सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है और यहीं पे ही सुंदरवन पाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक वनस्पति मिलती है सुंदरी नाम की और उसी के नाम पर इस वन का और इस डेल्टा का नाम रखा गया है सुंदरबन डेल्टा या सुंदरवन के वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बेसिकली सुंदरी जो वनस्पति है वो एक तरीके की ऐसी वनस्पति है जो जल में रहती है और उसकी जड़ें जो हैं, जो उसकी रूट्स हैं, वो जल से बाहर रहती हैं ताकि ऑक्सीजन वहाँ पे प्रॉपर उनको मिलता रहे। अब उनका फायदा क्या है हमारे लिए, वैसा वन जरूरी क्यों हो जाता है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो समुद्र में उठने वाली ज्वार है, जो भाटा है, टाइड और रैप जब आता है तो उससे क्या होता है कि जो तरंगे हैं जल की वो तट तक पहुंचती हैं और तट को काटती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। आप ये भी समझते हैं कि समुद्र में लगातार तूफान चक्रवात आता रहता है, उसकी वजह से एक बहुत तेजी से जल का फ्लो तट की तरफ पहुंचता है और वहाँ पे तटीय क्षेत्र में जो जान और माल की हानि लगातार होती रहती है। ऐसे में अगर किसी जगह पे इस तरीके की सुंदरबन वहाँ पे पाए जा रहे हैं, इस तरीके की ज्वारीय वनस्पति पाई जा रही हैं जो तट में एक फेंसिंग का काम करती हैं, तो वो किसी भी तट के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये हमारे उस डेल्टाई क्षेत्र में, जहाँ पे हमने कहा सुंदरबन का डेल्टा है, ये वहाँ पे बहुत अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अब अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसमें कहा है सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं। इसने कहा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ज्वारीय वन है, कैसूरीना वन है, मरुस्थलीय वन है। तो हमने कहा ये टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, ज्वारीय वन होते हैं और यहाँ पे ये पाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहा गया है, फिर से उसी रिपोर्ट से संबंधित है, 2021 की रिपोर्ट है और 2021 में ही पूछा गया है। 2023 की रिपोर्ट आपसे 2025 में 101% पूछी जाएगी। जैसा कि हमने बताया, उसको जाकर के आप हमारे चैनल पे उसको जाकर के आप देख लीजिएंगे। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र रहा है। तो देखिए इसमें जो नाम दिया गया है उसमें एमपी तो कहीं है नहीं। अभी हमने बताया था कि एमपी में सबसे ज्यादा है 77073 स्क्वायर किलोमीटर, पर यहाँ पे एमपी तो दिया नहीं गया है। आंध्र प्रदेश दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, झारखंड दिया है, तेलंगाना दिया है। इन्हीं में से आपको एक चूज करके बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल रखता है। अब हमने आपको 3 बताए थे, आपको नाम याद होंगे। सबसे ज्यादा एमपी का है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तो इसमें ना ही तो अरुणाचल प्रदेश है अगर मैं 23 के हिसाब से देखूं, और ना ही तो इसमें एमपी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हम देख लेते हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भी क्या है, ऑप्शन बी ही है। तब भी छत्तीसगढ़ ही सबसे ज्यादा था इन विकल्पों में से। सवाल नंबर 125 की तरफ बढ़े। सवाल कहता है 16 वन का संबंध है, कहां से है 16 वन, हमें कहां पाए जाते हैं। तो क्या वो दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से संबंधित है, पश्चिमी हिमालय से संबंधित है, पूर्वी हिमालय से संबंधित है, या फिर वो ज्वारीय वन है। तो ज्वारीय वन तो नहीं है, तो क्या है वो पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 वन का संबंध दक्षिणी प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से है, जैसे नीलगिरी पहाड़ी है जहाँ पे दोनों घाट आपस में मिलते हैं, अन्नामलाई है, पालनी पहाड़ी है, वहां पर पाए जाने वाले कैसे वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को। जो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी यानी दक्षिण भारत में
जो ये वन पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और इन्हीं का एक नाम है जिसको हम स्थानीय नाम के रूप में जानते हैं और उसका नाम है शोला से। इसी के नाम पे इनका नाम पड़ा शोला वन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर शोला वन के बारे में आपसे पूछता है तो हो सकता है इस बारी दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ी ना दे, आपको स्पेशली यहीं से नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी इस तरीके की कोई पहाड़ी का नाम दे दे, तब भी आपको याद रखना है। ये आपसे पूछ ले कि शोला वन किस प्रकार के कटिबंधीय में पाया जाता है, तो आपको बताना है शीतोष्ण कटिबंध में, यानी टेम्परेट जोन में पाया जाने वाला वन है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से एक वृक्ष का बाहुल्य है। एक वृक्ष वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कौन से हिमालय की बात हो रही है? पश्चिमी हिमालय की बात हो रही है। एकदम से आपको ऑप्शन एकदम से देख करके उत्तर को एकदम से टिक नहीं कर देना है। ये देखना है कि अगर सवाल यहां से दोबारा बनाया जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कहा, पश्चिमी हिमालय की बात कर रही है। पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से एक वृक्ष का बाहुल्य है। कौन सा वृक्ष वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? चीड़, सिल्वर फर, नीला पाइन यानी ब्लू पाइन, देवदार। तो वहां पे सबसे ज्यादा देवदार देखने को मिलता है। व्याख्या देखें, पश्चिमी हिमालय पर 1800 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कोणधारी कॉनिफेरस वन पाए जाते हैं। 2500 मीटर तक चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं, जिनमें कौन कौन से आते हैं? चीड़, देवदार, नीला पाइन जिसको ब्लू पाइन भी कहते हैं, एल्डर, पॉपुलर, ये प्रमुख है। 2500 मीटर से ऊपर के भाग में हमने देखा कि 2500 मीटर तक तो ये पल मिल रहे हैं। अब 2500 मीटर से ऊपर के भाग में सिल्वर फर हमें मिलेगा, पीला लाइन वृक्ष मिलेगा, और 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई में हमें चीड़ के वृक्ष की अधिकता देखने को मिलती है। तो आप जब इसको नोट डाउन करें तो नोट डाउन क्या करना है? शुरुआत में करना है, देखो 0 से 900 तक तो आप लिख लीजिए कि वहां पे सदाबहार वन मिल रहा है। फिर 900 से 1800 तक आप लिखिए कि 900 से 1800 तक चीड़ के वृक्ष की अधिकता है। फिर लिखेंगे यहाँ पे कि हमें 2500 तक, 1800 से 2500 तक यहाँ पे हमें सिल्वर फर और पीला लाइन वृक्ष मिलते हैं। फिर हम लिखेंगे 2500 से ऊपर तक कितने मिलेंगे, तो फिर हम यहाँ पे इनका नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको अपने क्रिस्पी नोट्स तैयार करने हैं ताकि अगर ये वेजिटेशन से संबंधित सवाल दोबारा आए तो आप कर पाए। नेक्स्ट पूछा है, एक खैर के बारे में पूछा है कि खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है। एक वृक्ष है जिसका नाम है खैर, वो किस प्रकार का वन है? तो जैसे 16 के बारे में पूछा ऐसा ही यहाँ पे पूछा गया है। क्या वो उप एल्पाइन वनों का है, शीत शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का है, उपोष्ण कटिबंधीय वनों का है, या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का है? ऐसे सवालों को सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है जब तक कि आपको पर्टिकुलर वृक्ष के कैटेगरी का ना पता हो। जैसे उसमें शोला वन के बारे में पूछ लिया, देवदार के बारे में पूछ लिया, चीड़ के बारे में पूछ लिया, ऐसी खैर के बारे में यहाँ पे पूछ लिया, तो इनको क्या कर लेना है? इनको याद कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रकार है खैर। खैर क्या है, अब इसको नोट कर लेंगे आप। खैर उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है। यह प्राय समस्त भारत में पाया जाता है। बबूल की तरह इसमें भी एक प्रकार का गोंद निकलता है। इस वृक्ष की लकड़ी के टुकड़ों को उबालकर निकाला गया रस, जिसे पान में चूने के साथ लगाकर खाने में उपयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कत्था। ये सवाल आपसे साइंस में भी पूछा जाता है। पूछता है कि बताइए पान में इस्तेमाल किया जाने वाला कत्था निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो वहां पे नाम हो जाता है खैर। ये साइंस एंड उसमें जनरल साइंस में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी आपसे पूछता है। चलिए, वन अनुसंधान शोध संस्थान कहां पर है? सीधा सा उत्तर है इसका, उसका उत्तर है देहरादून, और यहाँ पे सारी व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में, या फिर विंध्याचल पर्वतमाला में? ये भोजपत्र हमें मिलता है हिमालय में। भोजपत्र हिमालय में उगने वाला एक वृक्ष है जो 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। यानी मैक्सिमम हाइट क्या है इसकी जहां तक ये पाया जाएगा? 4500 मीटर। इसकी छाल का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इसीलिए इसको प्राचीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ग्रंथों को लिखने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, जिसको हम कहते थे पांडुलिपि। तो पांडुलिपि की रचना जो है इसी भोजपत्र की जो छाल उतारी जाती थी वो क्योंकि व्हाइट कलर की होती थी इसलिए उसके ऊपर आराम से लिखा जाता था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल कहता है निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण डिफोरेस्टेशन का प्रभाव नहीं है? यानी डिफोरेस्टेशन अगर हो जाता है, यानी वनों की समाप्ति अगर हो जाती है, तो उससे कौन सा प्रभाव यानी कौन सी चीज इनमें से घटित नहीं होगी? क्या कहता है? पहला ऑप्शन, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना तय है, ये तो होगा ही होगा। अगर वन नहीं है तो मिट्टी संगठित नहीं रहेगी, लैंडस्लाइड हो सकती है, और उससे वर्षा पर भी बहुत कुप्रभाव पड़ता है, वर्षा भी उससे कम होती है अगर वृक्ष नहीं होते हैं। दूसरा है जैव विविधता की हानि। अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो जैव विविधता भी यकीनन कम हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कम होगी।
तीसरा चौथा ऑप्शन हम देख लेते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन भी होगा, फॉरेस्ट सॉरी सॉइल इरोजन भी होगा ही। सॉइल इरोजन इसलिए होगा क्योंकि मिट्टी संगठित नहीं हो पाएगी, तो मिट्टी कटाव होगा पानी के द्वारा, हवा के द्वारा। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है नगरीकरण। नगरीकरण का कोई मतलब नहीं है, वन हो ना हो, बल्कि वन नहीं होंगे तो नगरीकरण बढ़ेगा, यानी नगरीकरण बढ़ने से तो वन की कमी होती ही है, तो इसका कोई ये प्रभाव नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा बस सवाल की भाषा को समझ लें तो आप सही सवाल मतलब उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, यानी सबसे ऊंचाई पर, वही उसी को आपको देखना है, वही हमने कहा देवदार। वनों का विस्तार समुद्र तल से 2800 मीटर से 3800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलता है। इन वनों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष आप देखिए कौन कौन से हैं, देवदार, स्प्रूस, सिल्वर, फर, जुनिपर, अल्पाइन, बर्च, रोडेडेंड्रॉन। आपको पता है कि रोडोडेंड्रॉन जो है ये उत्तराखंड का एक राजकीय वृक्ष भी है, जिसको आप कहते हैं बुरान। नेक्स्ट और आज की हमारी वीडियो का आखिरी सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग यानी फॉरेस्ट फायर के नाम से या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, रोजवुड, चंपा, प्लास या फिर सेमल। इसका सही उत्तर है प्लास। प्लास के फूल को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। प्लास एक वृक्ष है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। इस वृक्ष के आकर्षक फूलों के कारण ही इसे जंगल की आग कहा जाता है। लाल फूल वाले प्लास का वैज्ञानिक नाम जो है वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्लास है वो उत्तर प्रदेश का एक जो प्लास नामक वृक्ष है, इसके जो फूल होते हैं उनको उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी घोषित किया गया है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बुरांस, जिसको रोडोडेंड्रॉन कहते हैं, ये यहाँ पर उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, ऐसे ही यहाँ पे ये राजकीय पुष्प है। तो ये हो जाता है हमारी आज की इस वीडियो लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। आपका सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको दूसरे लोगों के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।